3.9। हमें ये एक सेटअप दिया हुआ है और इसमें अलग अलग ब्रांचेस में कितना कितना करंट चलेगा इस कंडीशन पे वो पूछा गया है, राइट। ठीक है, अब देखिए हमने अलग अलग ब्रांच में करंट पहले कंसीडर कर लिया। हमने माना कि बैटरी से करंट स्टार्ट हुआ I। इस ए जंक्शन पे जब हम पहुँचे तो हमने ये मान लिया यहाँ से ऊपर वाले वायर में यानी कि AB वाले वायर में कितना करंट गया I1। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल के हिसाब से बचे हुए करंट किस में जाएगा, नीचे वाले जंक्शन में, यानी कि I माइनस I1 जो है वो AD वायर में पहुंचेगा। अब यहाँ से I1 करंट जब B पॉइंट तक पहुंचेगा, यहाँ से हमने मान लिया BC वाले वायर पे कितना करंट एंटर कर गया I2। तो बचा हुआ करंट I1 पहुंचा, I2 इसमें चल, तो बचा कितना I1 माइनस I2 जो कि B से D की तरफ चला, I1 माइनस I2। अब D पे देखिए कितना करंट आया, इधर से I माइनस I1 आया, इधर से I1 माइनस I2 आया, तो टोटल कितना करंट आया, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो आया I माइनस I2। तो ये बचा हुआ करंट इस रूट से बाहर निकलेगा यानी D से C के तरफ। और फाइनली आप इस C पॉइंट पे चेक करिए, टोटल करंट I हो रहा है और वही करंट घूम के वापस बैटरी में पहुंचेगा। तो इस पूरे हमारे एजम्पशन के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल आ गया है, एक है I, दूसरा I1, तीसरा है I2। तो ऐसे स्थिति में हमको कितने इक्वेशंस चाहिए, तीन अलग अलग इक्वेशंस चाहिए हमें कैलकुलेशन पूरा करने के लिए, राइट। तो अब हम किरचॉफ्स लूप लॉ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया लूप A, B, D, A और इसमें हम किरचॉफ्स के लूप लॉ लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, हम अगर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा और पोटेंशियल घटने को हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे और जहाँ पे भी पोटेंशियल बढ़ेगा उसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए A से B जाते समय वोल्टेज घटेगा, कितना घटेगा 10 इंटू I1। तो माइनस साइन मैंने घटने के लिए यूज़ किया और घटा कितना 10 इंटू I1। जब B से D पे जाएंगे तो आप वापस से करंट के डायरेक्शन से जा रहे हैं तो वोल्टेज आपके वापस घटेगा 5 इंटू इस वायर में करंट के बराबर, यानी कि माइनस टाइम 5 इंटू I1 माइनस I2। D पर पहुंच गए, D से A में जाते समय आप करंट के उल्टा चल रहे हैं, यानी कि आप A का वोल्टेज ज़्यादा है कंपेयर टू D, यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है, तो मैंने प्लस साइन यूज़ किया और कितना बढ़ेगा ओम्स लॉ लगा के 5 इंटू I। इस वाले तार में कितना करंट है I माइनस I1, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है इन क्लोज लूप के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कितना होता है 0, तो मैंने इक्वेट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया, हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया I इज इक्वल टू 4I1 माइनस I2। इसके बाद हमने दूसरा लूप कंसीडर किया, लूप A, B, C, D, A, एकदम इस वाले सेक्शन में, राइट। तो सेम हम लिखते चले जाएंगे, A से B जाएंगे जब तो हमारे पास वोल्टेज घटेगा माइनस 10 इंटू I1। B से C आते समय आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, वापस वोल्टेज घटेगा, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज़ किया 5 इंटू I2। C से जब D के तरफ जाएंगे तो करंट के उल्टा जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, इसलिए मैंने प्लस साइन यूज़ किया 10 इंटू I माइनस I2। D से जब A के तरफ जाएंगे तो आप वापस से करंट के उल्टा जा रहे हैं, इसलिए मैंने वोल्टेज बढ़ेगा तो प्लस साइन का इस्तेमाल किया 5 इंटू I माइनस I1 और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन मिला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हमारे लिए सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा हमने लूप लिया एकदम बाहर बाहर, यानी कि A, B, C से होते हुए E से होते हुए F से वापस A पे। तो इक्वेशन फिर से लिखिए, करंट के साथ जा रहे हैं, वोल्टेज घटेगा तो मैंने माइनस 10 इंटू I1 लिखा, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा ऊपर वाले के जैसे माइनस 5 इंटू I2। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो प्लस 10 वोल्ट हो गया और वापस करंट के डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर रहे हैं तो वोल्टेज घटेगा, कितना घटेगा 10 इंटू इस तार में करंट कितना I के बराबर, तो माइनस 10 इंटू I इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको I की वैल्यू मिला 2 माइनस 2I1 माइनस I2 बाई 2। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास सेकेंड आया है, इन दोनों को इस्तेमाल किया तो हमें क्या मिला, तो हमें ये मिला कि कंपेयर करिए, उधर से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में I और इधर भी I है तो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन बराबर होंगे। तो यहाँ से मैंने लिखा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4I1 माइनस I2। यहाँ से मैंने I2 को I1 के टर्म में निकाल लिया, I2 इज इक्वल टू 3/2 I1। अब जो इस एक्सप्रेशन को मैंने 4 कंसीडर कर लिया, अब 4 की वैल्यू और इसको हमने डाल दिया सेकेंड वाले एक्सप्रेशन पे, तो यहाँ से हमें I की वैल्यू I1 के टर्म में मिल गई कितना 5/2 I1। क्लियर।
अब जब ये इसको हमने फिफ्थ मान लिया, अब हमने जो फोर्थ में निकाला था एक्सप्रेशन में I2 का वैल्यू I1 में और फिफ्थ वाले में हमने I के वैल्यू I1 पे निकाला, इन दोनों को उठा के हमने किस में रख दिया, थर्ड वाले एक्सप्रेशन में, राइट। तो यहाँ से हमें I के वैल्यू रख दिया कितना हमने 5/2 I1 और जहाँ जहाँ हमको I2 मिला वहाँ पे हमने रख दिया 3/2 I1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें I1 के वैल्यू कितना मिल गया 4/17 एम्पियर। एग्रीड। अब एक बार जब हमको I1 मिल गया तो हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करते अब सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका किसका। I1 के वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हमें I के वैल्यू मिल गया जो कि मैंने लिख दिया कितना 10/17 एम्पियर। उसी तरीके से I1 के वैल्यू इस वाले फोर्थ वाले एक्सप्रेशन में हम जैसे ही रखेंगे वैसे ही हमको I2 के वैल्यू मिल गया 6/17 एम्पियर। अब हमसे पूछा गया था अलग अलग तार में कितना कितना करंट पास हो रहा है। तो ध्यान दीजिए AB सेक्शन में कितना करंट है I1, तो मैंने AB वायर में करंट कितना लिख दिया I1 के बराबर है कि 4/17 एम्पियर। BC वाले वायर पे करंट कितना है I2, तो I2 के वैल्यू हमने रख दिया। AD वाले वायर पे AD में करंट कितना है I-I1, तो I-I1 मतलब I2 के बराबर हो गया, तो AD में कितना आ गया 6/17 एम्पियर। DC में देखिए इधर से इधर तक DC में I-I2 यानी कि I1 के बराबर हो गया, तो DC में कितना करंट हो गया 4/17 एम्पियर। एक बचा BD, तो BD में कितना I-I2, तो I1 I2 जैसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा 4/17 माइनस 6/17, तो हो जाएगा -2/17 एम्पियर। और ओवरऑल सेल से कितना करंट चला था I के बराबर जो कि हमने शुरू में निकाल लिया था 10/17 एम्पियर, तो रहा 10/17 एम्पियर।